प्रश्न पहला है नीरामिषम इति अस्मिन् पदे क समासः अस्ति। नीरामिष पद में पूछा है कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय समास है क्या, प्रादि बहुव्रीहि समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है। ऑप्शन क्या सही है। प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे आंसर लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 का आंसर यहाँ पे है सी, प्रादि तत्पुरुष समास है। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का आंसर यहाँ पे सी सही है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की जो भाई प्रश्नोत्तरी है ये नीति शतकम जो ग्रंथ है जिसका भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ है नीति शतकम, वहां से लिया गया है। प्रश्नोत्तरी हमारा ग्रंथ परिचय चल रहा है दोस्तों। यूपी टीएसटी LT BPSC TRE 4 के सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्नों की संख्या जान लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 30 है। तो प्रश्न सॉल्व करने के पश्चात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। इसके साथ ही यदि आप चैनल पे पहली बार बने हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न हमारा हो चुका है, एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पूछा है निरामिषम इति अस्मिन् पदे क समास है। निरामिष पद में कौन सा समास है। तो आंसर मार गया था प्रादि बहुव्रीहि समास। आंसर यहाँ पे सी सही हो गया था। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न संख्या आपके सामने है। प्रश्न है खरास्ती शब्द को अर्थ। खरास्ती शब्द में कौन सा अर्थ है। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, खरास्ती शब्द का क्या अर्थ है। तो हड्डी है क्या, गधे की हड्डी है क्या, कुत्ते की हड्डी है या खरगोश की हड्डी है। किसकी हड्डी है खरास्ती में, हड्डी है। खरास्ती शब्द का क्या अर्थ होता है। तो खरास्ती शब्द का यहाँ पे अर्थ आया जो नीति शतकम के अनुसार दोस्तों। खरास्ती शब्द का अर्थ यहाँ पे है गधे की हड्डी। क्या हो जाएगा, गधे की हड्डी। तो यहाँ पे हड्डी तो है लेकिन किसकी है, तो गधे की हड्डी है, गधे की हड्डी है। तो आंसर यहाँ पे हम ले लेंगे बी। क्या सही है, बी। खराष्टी शब्द का होता है गधे की हड्डी। आंसर यहाँ पे बी सही है प्रश्न संख्या 2 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या तीसरा है विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात सतमुख इति अस्मिन् का छंद है। इस पद में कौन सा छंद है। प्रश्न संख्या जो है पूछा है प्रश्न संख्या 3। तीसरा है कि विवेक भ्रष्टाराम भवती विनिपात सतमुख इति अस्मिन् का छंद है। इस पद में कौन सा छंद है, यही पूछ रहा है। तो सादो बिकड़ी छंद है क्या, शिखरड़ी छंद है क्या, हरड़ी छंद है क्या या पृथ्वी छंद है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 का आंसर क्या सही है। प्रश्न संख्या 3 के जो तीसरा प्रश्न है इसमें छंद पूछा है कौन सा है दोस्तों। तो विवेके भ्रष्टा नामी भवती निपिपात विनिपात सतमुखा जो है सादुर बिकड़ी छंद है क्या, शिखरड़ी है क्या, हरड़ी है क्या या पृथ्वी है। आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे बी की तरफ। शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया। यहाँ पे जो है गंगा जो माता है उनको जो है उनका सैकड़ों पाद विनिपात होता है। यानी कि गंगा माता के जो है गंगा जी के उदाहरण के जरिए जो है कवि बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है उसका विनिपात सैकड़ों प्रकार से सतमुखा सैकड़ों प्रकार से विनिपात होता है, उसका भ्रष्ट होता है, वो नष्ट होता है, गिरता पड़ता है। किसका, जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति है। छंद हमारा शिखरड़ी छंद है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4। चौथा है अधो अध मद मद उपगता स्तोक अथवा कह नद्य विशज्ञ गंगा समुद्र कह। तो अधो अध जो है बार बार जो है अधो अधो मतलब जो है जिसका बार बार पतन हो। ठीक है, अधो अधः स्थान से को कौन प्राप्त होती, बार बार जिसका जो प्राप्त होती है स्तोक अथवा निम्न स्थान को प्राप्त होती है उपगमता। तो किसका बोध हो रहा है, नद्य विशज्ञ गंगा समुद्र। आंसर जाएगा गंगा। गंगा अधो अधम मद उपगता स्तोक स्तोक अथवा। ठीक है, गंगा का जो है बार बार जो है अधो अधम बार बार जो है क्या हो रहा, पतन हो रहा है। तो आंसर यहाँ पे सी सही है प्रश्न संख्या 4 का। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 5। 5 है मही शब्द को अर्थ। मही शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है पृथ्वी, आकाश, समुद्र या अंतरिक्ष। आंसर क्या करेक्ट है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर लेंगे यहाँ पे। प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे एक सही है। मही शब्द का अर्थ यहाँ पे पृथ्वी है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है सर्व औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस। सभी की औषधि जो है शास्त्रों में विहित है लेकिन मूर्खस ना औषधम इति अस्मिन सुक्ति। यह सुक्ति कहाँ से उद्धृत है, यही कह रहा है कि सभी की औषधि जो है शास्त्रों में विहित है लेकिन किसकी औषधि शास्त्रों में विहित नहीं है, यह सुक्ति कहाँ से उद्धृत है।
तो नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या शिवरा विजयम। आंसर क्या सही है? तो आंसर यहाँ पे लेंगे प्रश्न संख्या 6 का आंसर यहाँ पे ए की तरफ जाएगा। यह जो सूक्ति जो है नीति शतकम ग्रंथ से लिया गया है, जो भर्तृहरि द्वारा रचित है। आंसर यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 6 का। अगला चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 है शास्त्र विहित ना औषधम का। शास्त्र विहीन जो है शास्त्रों में जिसकी औषधि नहीं, न औषधि का, किसकी औषधि जो है शास्त्र में लिखित नहीं है। शास्त्र विहितम, शास्त्र में लिखित नहीं, उल्लेख नहीं, न औषधम, किसकी औषधि नहीं है। कौन है? विद्वानस, मूर्खस, धनस या उपयुक्त सभी। तो शास्त्रों में किसकी औषधि नहीं है दोस्तों? तो सर्वत्र औषधि, सभी की औषधि है, लेकिन मूर्खस औषधि ना, मूर्खों की औषधि नहीं है। भर्तृहरि ने इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि शास्त्र में हर एक चीज की औषधि है। धूप की औषधि है, अग्नि की औषधि है, मतलब हर चीज की औषधि है, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए शास्त्रों में किसी औषधि का वर्णन नहीं किया गया है। तो शास्त्र भी ना औषधि किम, तो मूर्खस, मूर्ख लोग। आंसर यहाँ पे बी सही है प्रश्न संख्या 7 का। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 8 है स्वा जो है प्रास्थि विलोक्यम न सकते कह। तो कौन, कह मतलब जो है वह कुत्ता, किसको देखकर शंकित नहीं होता है। स्वा मतलब होता है कुत्ता, ये अर्थ होगा शब्दार्थ की दृष्टि से। स्वा का अर्थ होता है कुत्ता। कुत्ता जो है किसको देखकर, विलोक देखकर, न संकते कर, किसको देखकर शंकित नहीं होता। ऑप्शन है सुरपति, शिव, स्वामी या ब्रह्मा। आंसर क्या सब जाएगा? प्रश्न संख्या 8 का आंसर यहाँ पे जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का आंसर यहाँ पे सुरपति, यानी सुरपति का अर्थ होगा इंद्र। जो सुरों के पति इंद्र को देखकर जो स्वा है वह हड्डी खा रहा है, खरास्ती खा रहा है, उसको देखकर उसका मन विलोकित न सके, उसका तनिक भी मन जो है शंकित नहीं होता। आंसर यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 8 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। न है हुतभुक औषधम की। हुतभुक की औषधि क्या है? तो जलेन है क्या, छात्रेड़ है क्या, निसिंग सेन है क्या, या दंडेन है? क्या है? हुतभुक की अग्नि। तो हुतभुक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हुतभुक का अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? ये भी शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हुतभुक की जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है अग्नि। तो यहाँ पूछा हुतभुक का की औषधि क्या है? तो आंसर जाएगा जलेन। यदि अग्नि लग जाती है तो उसका एक ही उपचार है, जल से उसको बुझाना। तो भर्तृहरि ने शास्त्रों में सभी चीज की औषधि बताई है। तो यहाँ पे अग्नि की औषधि की जो हुतभुक यानी जो इसका अर्थ होता है अग्नि, अग्नि की औषधि क्या है? तो जलेन, जल। आंसर यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 9 का। अगला प्रश्न है नागेंद्रो औषधम की। नागेंद्रों की औषधि क्या है? तो जान लेते हैं। ऑप्शन है जलेनम, जलेन, छात्रेन, निशिशांक सेन या दंडेन। क्या है? नागेंद्रो औषधि। तो यहाँ पे नागेंद्रो का शब्दार्थ क्या होगा दोस्तों? जैसे हुतभुक का अर्थ होता है अग्नि, तो नागेंद्रो का अर्थ होता है यहाँ पे हाथी है। क्या है? हाथी है। तो यही पूछा हाथियों की औषधि, हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए शास्त्रों में क्या औषधि बताया गया है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा सी की तरह, निशितांग, यानी एक पतली सी छड़ी होती है निशिंग, उससे जो है हम हाथी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हाथियों के लिए औषधि हमारा निशितांग है। तो आंसर यहाँ पे सी सही है प्रश्न संख्या 10 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है गोगर्धभो औषधम की। गोगर्धभो, गोगर्धभो की औषधि क्या है दोस्तों? जलेन है क्या, छात्रेड़ है क्या, निशितांगेन का है या दंडेन है? क्या है? तो गोगर्धभो का शब्दार्थ भी जान लेते हैं। गोगर्धभो का अर्थ होता है बैल और, बैल और गधा। क्या है? बैल और गधा, गधा, गदहा। ठीक है, गधा। ठीक है। तो यहाँ पे एक का अर्थ होता है गो मतलब बैल और गदर मतलब गदहा। तो आंसर यहाँ पे पूछा है कि बैलों और गधों के लिए की औषधि क्या है? आंसर यहाँ पे लेंगे, आंसर जाएगा हमारा डी की तरफ, डंडा। डंडा से हम दुष्ट बैल और गधों को जो है कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, तो उसकी औषधि जो है शास्त्रों में बताया गया है। तो आंसर यहाँ पे डी सही है प्रश्न संख्या 11 का दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12। 12 है प्रश्न संख्या 12 कहता है गोदर्भो शब्द को अर्थ। शब्दार्थ पूछा है कि इसका क्या अर्थ होगा? अग्नि, गाय, बैल या बैल गधा, दोनों। तो आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 का आंसर जाएगा गोदर्भ का अर्थ होता है बैल, यानी कि जो साढ़ होता है बैल, जो साढ़ होता है बैल, और गधा, दोनों अर्थ होता है। आंसर यहाँ पे डी सही है प्रश्न संख्या 12 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है हुतभुक शब्द को अर्थ। हुतभुक शब्द का क्या अर्थ है? अग्नि है, तूफान है, पानी है, बिजली है? क्या सही है? प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 का आंसर यहाँ पे लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 का अर्थ होता है यहाँ पे अग्नि, हुतभुक।
उद्भुक का अर्थ होता है अग्नि, यहाँ पे होगा दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे 13 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14 को। 14 है कुतस्या स्यु कुप परीक्षण का की ही मड़ियो परिधरित पतिता इत्यस श्लोक केन उक्त। यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है, यानी कि यह श्लोक किस कवि के द्वारा कहा गया, ये पूछा है। ऑप्शन है भवभूति है क्या, भारवी है क्या, दंडी है क्या, या भर्तृहरि है। तो ये कुत्स्या कुछ जो है कुत्सित है, कुपरीक्षर, यानी कि जो है जो परीक्षण करते हैं किसी मणि की, उनकी कमी है, न कि उस मणि की। मणि तो मणि ही है, वही उसमें कमी, कुत्सिता मतलब कमी निकालते हैं। कौन? जो कुपरीक्षर होते हैं, जो गलत परीक्षण करते हैं, वह जो है उनकी कमी होती है। तो यह जो है श्लोक जो है, ये लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हमारा डी की तरफ जाएगा, भर्तृहरि के द्वारा। आंसर यहाँ पे 14 का डी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 कहता है कुत्सया इश्यु को परिश्रम ही मड़ियो परधई पतिता इत्यस श्लोका को अलंकार। अलंकार पूछा है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है? तो पहले से हो गया कि किसके द्वारा कहा गया, अब दूसरा उसी श्लोक को लेकर पूछ रहा है कि अलंकार क्या है। तो निर्देशना अलंकार का प्रयोग किया गया है क्या, अतिशयोक्ति है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, या फिर विरोधाभास है? प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 का आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है जो है 15 में? तो यहाँ पे अलंकार का आंसर लेंगे। यहाँ पे अलंकार हमारा जाएगा डी की तरफ, विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास के साथ दोस्तों दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया, यानी कि दोनों दोनों अलंकार है इसमें, दृष्टांत भी है और जो है विरोधाभास भी है। तो इस तरह से इसमें दोनों अलंकार है। तो यहाँ पे दृष्टांत भी करेक्ट है और विरोधाभास। आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे सही होता है। ठीक है, इस पंक्ति में विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार दोनों है। आंसर डी करेक्ट है प्रश्न संख्या 15 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 है। 16 कह रहा है कि उज्झत इति कस लकारस अस्ति। उज्झत जो पद है उसमें लकार पूछा है, कौन सा है? तो ऑप्शन है लोट लकार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या यहाँ पे सही है? प्रश्न संख्या 16 का आंसर। प्रश्न संख्या 16 का आंसर यहाँ पे कह रहा है कि उज्झत इति कश लकारस अस्ति। आंसर जाएगा लोट लकार है, मध्यम पुरुष बहुवचन। आंसर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, ये करेक्ट है। यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग किया गया है मध्यम पुरुष के बहुवचन में। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो है ए सही है। हलंत है दोस्तों, हम भी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे हलंत है, जबकि मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हलंत का प्रयोग किया गया है। यह बहुवचन मध्यम पुरुष के बहुवचन बनता है। आंसर यहाँ पे 16 का ए आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17। 17 है ताम प्रति मानुज्जम नृपा के, जो है हे राजाओं उनके प्रति जो है मान छोड़ दो। तो किसके प्रति मान छोड़ दो? विद्वान, अज्ञान, मूर्ख या कवि है। तो किसके प्रति जो है कवि यहाँ पे जो है छोड़वाना चाहता है उनके मान को? तो आंसर जाएगा नृपा का अर्थ होता है राजा। हे राजा उनके प्रति जो अपना मान जो है उसको छोड़ दो, अभिमान मान जो छोड़ दो। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 17 का ए, विद्वानों के प्रति अपना मान छोड़ दो। आंसर यहाँ पे 17 का ए लेंगे, ये सही है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 है एसाम ताम प्रति मान मज्जत नृपाम नृपाम की। तो यहाँ पे है कि कस्तई सह स्पर्धा, यह जो है किसके साथ स्पर्धा, इतस्मिन को अलंकार अस्ति। इसमें कौन सा अलंकार है पूछा? पूरे श्लोक लाइन लेकर पूछा है कि उनके प्रति क्या है, तुम स्पर्धा करना छोड़ दे हे राजन, उनके प्रति एशाम ताम प्रति उनके प्रति, मान छोड़ दो हे राजा, कस्यई स स्पर्धा उनके साथ स्पर्धा करना बंद कर दो। तो इसमें पूछा कौन सा अलंकार है? अलंकार विरोधाभास अलंकार है क्या है, व्यतिरेक अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, या भी ए और बी दोनों है? प्रश्न संख्या 18 का आंसर अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार है? तो आंसर यहाँ पे लेंगे प्रश्न संख्या 18 का आंसर ए भी सही है, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार, यानी कि ए बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, उनके प्रति जो है राजा को कहा गया कि उनके प्रति, उन विद्वानों के प्रति अपना मान छोड़ दो क्योंकि वो लोग ज्ञानी है। तो ऐसा यहाँ पे ए और बी दोनों है, अलंकार, विरोधाभास और व्यतिरेक अलंकार। 18 का आंसर यहाँ पे डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 को। 19 है वाराडम शब्द को अर्थ। वाराडम शब्द का क्या अर्थ है? मौनम, वाचालम,
न बांधना हाथी। क्या सही है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, क्या करेक्ट होगा दोस्तों? वारड़म। वारड़म यहाँ पे है, वारड़ा नाम वारड़म। हाथियों को नहीं बांधा जा सकता। तो वारडम का अर्थ होता है न बांधना। क्या हो जाएगा? वारडम का अर्थ होगा न बांधना। आंसर यहाँ पे 19 का सी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, त्रीडम ई लघु लक्ष्मी लक्ष्मी एव तान रुच्छति कर कह। तो राजान, पंडितान, मूर्खान या कवय। तो त्रिडम तिनके के समान, लघु तुम्हारी लक्ष्मी क्या है? लघु, तिनके से तुम्हारी लकड़ी, तान रुच्छति, और तुम जो है हे राजन उनके प्रति जो है मान छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी जो लक्ष्मी है उनके प्रति जो है लघु, त्रिडम ई लघु, लक्ष्मी जो है तुम्हारी लक्ष्मी कैसी है? तनके के समान वो समझते। तो कौन समझता है दोस्तों? राजानम, पंडितान, मूर्खान या कवय। तो जो पंडित लोग हैं तुम्हारी लक्ष्मी को किसके समान समझते हैं? त्रिडम ई लघु, तिनके के समान समझते हैं। तो यहाँ आंसर जो है कौन समझता? पंडितान। तो आंसर यहाँ पे बी सही होता है। प्रश्न संख्या 20 का बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर बी सही लेंगे प्रश्न संख्या 20 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है, श्याम गंड स्थला नाम वारणा नाम वारणम न भवती। श्याम गंड, जिसके गंड स्थल से मद गिरता हो, श्याम वर्ण का मद गिरता, ऐसे हाथियों को न ही रोका जा सकता। वारणम वारणाम वारणम न भवती। तो किसमें नहीं रोका जा सकता है? विशंतु, रस्सी, सिकड़म, पेड़, जो है पेड़ से। तो यहाँ पूछा है कि किससे न भवती, वारणम नहीं रोका जा सकता, किससे? तो आंसर जाएंगे विष तंतु। विष तंतु का अर्थ होता है कमल का नाल। विष तंतु का अर्थ होगा कमल नाल। कमल की जो पंख पतली सी नाल होती है, तो कमल नाल इसका अर्थ होगा। तो मद से मलिन गंड स्थल वाले हाथियों को जो है वारडम न भवती, नहीं बाधा जा सकता। किससे? तो आंसर यहाँ पे जाएगा विष तंतु। आंसर यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 21 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22 है, किसकी लक्ष्मी तिनके के समान लागू? तो राजानम, पंडितान, मूर्खान, कवय। तो आंसर हो गया था हमारा पिंड जो है पंडितान। किसकी लक्ष्मी तिनके के समान है? तो राजाओं की लक्ष्मी जो है तिनके के समान है। आंसर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 है। 23 प्रश्न कहता है, नीति शतकम ग्रंथे अनुसार विद्या क पूजिते। नीति शतकम के अनुसार विद्या क पूजिते, विद्या कौन पूछता है? तो राजासु, देवसु, राक्षसु या कविशु। तो है नीति शतकम ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि विद्या राजसु पूजते न धनम विद्या विहीनम पशु, विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या जो है गुप्त धन है, विद्या भोग करी, यश करी, सुख करी, विद्या गुरुड़ा नाम गुरु, विद्या बंधुजनों, विदेश गमना, विद्या परा देवता। तो यहाँ पूछा विद्या कब पूजते, विद्या किसके द्वारा पूजा जाता है? आंसर यहाँ पे जाएगा नीति शतकम ग्रंथ के अनुसार पूछा है दोस्तों। आंसर यहाँ पे जाएगा राजसु। लाइन है, विद्या राजसु पूजते न। विद्या जो है राजा द्वारा पूजा जाता है, न ही धनम विद्या, न कि धन, न कि धन। राजा लोग क्या करते हैं? विद्या को पूजते हैं, धन को नहीं। आंसर यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 23 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, नीति शतकम ग्रंथ के अनुसार राजसु किम न पूजते। राजा किसको नहीं पूजते हैं? तो विद्या को नहीं पूजते, धनम को नहीं पूजते, पैसा को या देवता को। तो विद्या राजसु पूजते, विद्या को राजा लोग पूजते, न धनम, धन को नहीं। तो राजसु किम न पूजते, तो आंसर हो जाएगा धनम न पूजते। आंसर यहाँ पे बी सही है प्रश्न संख्या 24 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, कह रहा है विद्या विहीनम मनुष्य किम सादृश्यम अस्ति। विद्या विहीन मनुष्य किसके समान है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पशु सदृशम, पक्षी सदृशम, बैल सदृशम या उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 का आंसर है विद्या विहीन मनुष्य किसके सदृश है? तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों यह पंक्ति, विद्या से विहीन व्यक्ति किसके समान है? आंसर यहाँ पे है पशु सदृश, पशु के समान है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए सही है 25 का। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है दोस्तों, सुक्ति के रूप में पूछेगा, कवि के रूप में पूछेगा और ग्रंथ से भी पूछेगा। किस ग्रंथ का है, किस कवि की है और कहाँ की सुक्ति है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कर रहा है, प्राच्छन्नम गुप्तम धनक का जो है कौन सा धन जो है प्राच्छन्नम में ढका हुआ गुप्त धन है? तो इनमें से कौन सा धन जो है गुप्त है?
विद्या धन पैसा देवता। तो प्राच्छन्नम मतलब ढका हुआ, गुप्तम मतलब गुप्त धनम का कौन सा धन जो है छिपा हुआ है। तो आंसर है विद्या एक ऐसा धन है जो दोस्तों जिसको कोई नहीं देख पाता। तो यहाँ पे विद्या जो है प्राच्छन्नम धनम है। ठीक है, आंसर यहाँ पे ये सही है प्रश्न संख्या 26 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27 का रहा है नीति शतकम ग्रंथ के अनुसार विद्या नाम नरस्य कह। नीति ग्रंथ के अनुसार जो है विद्या नाम नरस्य कह। तो जो है क्या है विद्या धन पैसा रूपाधिकम। तो यहाँ पे है कि विद्या नाम नरस्य क्या है, तो विद्या जो नाम है लोगों के क्या है जो है क्या है रूपम अधिकम। जो है विद्या जो है बहुत अधिक रूपमान है, सुंदर है। मनुष्यों का यदि सबसे बड़ा जो है रूप है सुंदरता वह क्या है विद्या है। तो आंसर यहाँ पे रूप अधिकम सुंदरता ही क्या है विद्या है। आंसर यहाँ पे 27 का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 28 है नीति शतकम ग्रंथानुसार विद्या पराक कह। विद्या जो है पराक क्या है, तो विद्या क्या है दोस्तों विद्या पराक कह विद्या धन पैसा देवता। तो विद्या पराक कह विद्या परा देवता क्या है क्या है विद्या देवता है, विद्या परा देवता। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 28 का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29 को लेंगे। 9 है विद्या विहीन पशु यह सुक्ति कहाँ से उद्गृत है। प्रश्न संख्या 30। तो इम्पॉर्टेंट है, यह सुक्ति इतनी ही लेकर पूछता है विद्या विहीन कह पशु। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे हमने सुक्ति पूछा, यह सुक्ति कहाँ से उद्गृत है। तो ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, बैराग शतकम। आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा बी सही है। लेकिन ये पूछा यह किस पद्धति से लिया गया है, तो यह जो है विद्वत पद्धति से लिया गया। किससे लिया गया है दोस्तों, विद्वत पद्धति से यह लिया गया है। कौन सा नीति, यह जो लाइन है विद्या विहीन पशु, यह जो विद्वान पद्धति से। आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 30 के अकॉर्डिंग बी सही है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जो है प्रश्नों की संख्या 30 दोस्तों। तो यह हमने कुछ प्रश्न बनाए जो आपके नीति शतकम ग्रंथ से 30 प्रश्न यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। प्रश्न कैसा था और जो है कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जो है अगले कक्षा में हम जो इससे आगे जो श्लोक है वहाँ से प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये रहा आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। आज के प्रश्नोत्तरों को यही भी हम समाप्त करेंगे। आगे हम प्रश्नोत्तरी लेकर अगले कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।